सो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि फूल क्या होते हैं, पुष्प क्या होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ये है पुष्प की संरचना। पुष्प में क्या क्या पाया जाता है वो पढ़ा था, और बहुत सी चीज़ें मैंने उस दिन पुष्प में कवर की थी। जैसे कि ये हो गया हमारा पराग कोश, पुंकेसर, पुतंतु, और क्या कवर किया था, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पवृंत, स्त्री केसर का ये पार्ट, ठीक है। ये वाला जितना जितना मैं कलर कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। और इधर पढ़ा था दलपुंज, ठीक है। आज का जो टॉपिक, ये भी पुंकेसर मैंने कवर किया था उस दिन। और ये थी हमारी पराग कोश की संरचना। क्या थी? ये हमारी है पराग कोश की संरचना, सारी की सारी। देखो ध्यान से, ये हमारी पराग कोश की संरचना, जिसमें ये बीच में जो दिख रहा है ये पार्ट, जो अभी मैं कलर करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे लिखा है योजी। योजी का मतलब क्या होता है? योजी को हिंदी में लिखेंगे तो होता है, योजी के हिसाब से योजी, योजी को बोलते हैं जोड़। यहाँ का जोड़ समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इन सभी कोशिकाओं को जोड़ कर रखती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं योजी, योजी प्लस, ठीक है। इसको बोलते हैं योजी कोशिकाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पराग कोश मैंने उस दिन शायद बताया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परागकण। परागकण में क्या क्या पाया जाता है? देखो, चाहे कुछ भी हो, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में कुछ भी पाया जाएगा तो उसमें हमेशा दो परतें तो पाई जाएंगी, कि मिनिमम दो परतें पाई जाएंगी। पहली होगी बाह्य परत, दूसरी होगी आंतरिक परत। हर जगह पे, चाहे वो कोई भी जगह हो, हर जगह पे दो परतें पाई जाएंगी। पहली होगी बाह्य परत, दूसरी होगी आंतरिक परत। और ये परागकण, जैसा कि पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि परागकण हमारी एक कोशिका होती है। तो कोशिका होती है, तो कोशिकाओं में मेजर याद रखना कि कोई भी कोशिका हो, किसी की भी कोशिका हो, उसमें खुद का एक दिमाग पाया जाता है। उस दिमाग का नाम होता है सेंट्रॉइड। इंग्लिश में उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। जैसा कि ये हमारा है केंद्रक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा केंद्रक है। केंद्रक का काम क्या होता है? पूरी कोशिका को गाइड करना, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्यों नहीं करना है। ये कोशिका का दिमाग बोलते हैं। दिमाग ये कोशिका का संचालक है। नेक्स्ट कोशिका बनानी है या नहीं बनानी है, ये भी इसी का काम होता है। हर जगह इसके काम अलग अलग होते हैं, लेकिन ये कोशिका का दिमाग होता है। उसके बाद में लिखा है जनन छिद्र, लिखा है जनन छिद्र, मतलब ये एक जनन छिद्र है, यहाँ से नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। अब जैसे कि पता है कोशिकाएं कैसे बटेंगे, ये केंद्रक दो भागों में पहले डिवाइड होगा, ठीक है, दो भागों में डिवाइड होगा। फिर ये इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है वो दो हिस्सों में डिवाइड होकर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें पाया जाता है जनन छिद्र। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, हमारा है परागकण। अब इसमें जानेंगे कि परागकण क्या, अब जानेंगे परागकण क्या होता है। परागकणों को पौधों में प्रजनन में उसकी मुख्य भूमिका संदर्भित करता है। देखो ध्यान से, परागकणों और पौधों के प्रजनन में मुख्य भूमिका को संदर्भित करता है। मतलब ये समझ लो कि परागकण वो पार्ट है पुष्प का जिससे जनन प्रक्रिया शुरू होती, स्टार्ट होती। यही समझ लो, ये जो खेतों में जो हम अनाज पैदा करते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट है। जैसे गेहूं का अनाज पैदा कर रहे हैं तो गेहूं का बीज की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से परागकण जो है वो एक बीज है। इस बीज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये वो पार्ट है जिसके बाद अंकुरण होगा,
धीरे धीरे पौधा बनेगा। तो परागकण जब अंडाशय में जाता है उसके बाद ही बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो परागकण कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। लिखने की प्रक्रिया ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मैं टाइम देता रहूँगा लिखने के लिए, लिखते रहना। विशेष रूप से परागण की प्रक्रिया के माध्यम से परागकोश में उत्पन्न परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित का मतलब क्या है? पहुंच जाना। जैसे कि तुम अभी अपने यहाँ घर से अपनी नानी के घर पे जाओ तो तुम अपने यहाँ घर से स्थानांतरित होकर अपनी नानी के घर पे जाओ। ठीक है, या तो उसी पुष्प से या तो किसी भी अन्य पुष्प से। देखो इसमें यहाँ पे एक टर्म दे रखा है, या तो उसी पुष्प से या तो किसी दूसरे पुष्प से। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर वो उसी पुष्प से, जैसे कि ये हो गया हमारा एक पेड़, ये पेड़ है, ये भी हमारा गेहूं का पेड़ है, दोनों को पेड़ समझ लो। ये थोड़ा ऑड हो गया, मैं सही से बताता हूँ, देखो ध्यान से। देखो अब तुमको बता ही दे रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये सपोज दे, ये हमारा काम चला गया, ये हमारा एक पेड़ है। ठीक है, ये तुमको बता रहा हूँ परागण की स्थिति। दो तरीके से परागण होता है। ये हमारा एक पेड़ और ये इस पे रहे, सपोज दैट इन दोनों को मान लो, जो साइड में बना रहा हूँ इन दोनों को मान लो परागकोश। यहाँ से परागकण निकल के, इस पॉइंट से परागकण निकल के अगर परागकण इस वाली वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। अगर यही परागकण यहाँ से ना उठ के सीधा चला जाए इस वाले पुष्प पे, तो इसको बोलते हैं परपराग। देखो ध्यान से, अब इसका सीधा डेफिनेशन समझो। यदि किसी पौधे का परागण उसी पौधे पर ध्यान से समझना, यदि किसी पौधे का परागकण उसी पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यदि किसी पौधे का परागकण किसी दूसरे पौधे पर, मतलब कंडीशन एक ही रहेगी, गेहूं का पौधा है तो गेहूं का ही होगा, अगर चने का है तो चने का ही होगा, लेकिन स्वयं वो पौधा नहीं होगा जिस पे वो परागकण लगा हुआ है, दूसरा पौधा होगा। ठीक है, दूसरे पौधे पर पहुंचना उसको बोलते हैं परपरागण। और समझो, यहाँ अधिक परागकण पुष्पीय पौधों में नर जनन कोशिकाएं हैं जो परागकोश में उत्पन्न होती है। जैसा कि हम तुमको पहले ही बता चुके हैं, परागकोश मतलब नर जननांग। तो इसमें क्या पाया जाएगा? परागकोश, परागकण मतलब नर जनन कोशिकाएं। हम तुमको बताए थे कि नर जनन कोशिकाएं हैं ये आम तौर पर पाउडर जैसे होते हैं और विभिन्न आकार और प्रकार में आते हैं। देखो परागकण जो है वो पाउडर जैसा होता है। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, परागकण में निषेचन के लिए आवश्यक नर युग्मक कोशिकाएं होती हैं। ये सब तुमको बता चुके हैं। जैसे कि नर में शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, उसी तरीके से परागकण जो है पुष्प में नर युग्मक का काम करते हैं। परागकणों को पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। ये हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। परागण किसे कहते हैं? परागण उसे कहते हैं, देखो ध्यान से, अब पुष्प में आके बताता हूँ परागण किसे कहते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो, ये रहा हमारा परागकोश। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा परागकोश। यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे पाए जाएंगे हमारे परागकण। यहाँ पे जो परागकण पाए जाएंगे हैं, यहाँ से परागकणों का यहाँ पे पहुँचना, समझना ध्यान से, यहाँ से परागकणों का, ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से परागकणों का यहाँ पे पहुँचना ही परागण कहलाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक, अब आगे आते हैं। स्वपरागण, परपरागण आप लोगों को बता दिए क्या होता है। अब आते हैं पुतंतु, फिलामेंट। ये एक ऐसी संरचना है, ध्यान से समझना। पुतंतु जिसे अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं,
फूल के नर प्रजनन अंग पुंकेसर का एक भाग होता है। यह एक पतली डंठल जैसी संरचना है। देखो इसको भी तुम लोगों को देखना है ध्यान से, क्योंकि लिखने से ही नंबर आएंगे। जब हमको ध्यान से सुनोगे तभी आगे लिख सकोगे, ठीक है। अगर हमारी बातें तुम सुनोगे नहीं तो हमारा कुछ जाएगा नहीं, तुम्हारे पास कुछ आएगा नहीं। जो पराग कोश को फूल के आधार से जोड़ती है, ठीक है। अब देखो ये पुतंतु कौन सा भाग होता है, ध्यान से देखना। देखो ये दिख रहा था तुमको, ये पराग कोश दिख रहा है, ये पराग कोश है, ये पराग कोश है, ये पराग कोश है, ठीक है। और ये जो भाग है, ये जो दिखा रहा हूँ, चलो कलर दूसरा करके दिखा रहा हूँ। ये जो भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, इसको बोलते हैं पुतंतु, ठीक है। मतलब पराग कोश को पुष्प से जोड़ के रखता है, उसको ही पुतंतु कहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। पराग कोश को ऊपर उठाना ताकि परागकण आसानी से हवा कीट के माध्यम से पुष्प पर पहुंच सकें। पुंकेसर का हिस्सा होता है, सबको ही पता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखे हैं, इसमें सारा का सारा पार्ट छोटा छोटा करके दे रखे हैं। ये वर्तिकाग्र दे रखे हैं, ये वर्तिका है पतला सा, ये पूरा स्त्री केसर का पार्ट है। और स्त्री केसर में इन्होंने खोल, ये इधर परागकण कहाँ पे जाएगा, वर्तिकाग्र पर। ये दिखा रहे हैं कि परागकण कैसे अंडाशय में पहुंचता है, उसके बाद में कैसे बीज बनता है, बीजांड में पहुंच के कैसे बीज बना। देखो ध्यान से, बीजांड का रूप लेता है। देखो परागकण ये हिस्सा यहाँ पे आया, अब यहाँ से जाएगा इस तरीके से नीचे, नर युग्मक, अभी यहीं तक नर युग्मक ही है, अभी नीचे जा रहा है। ये है ये मतलब यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके बाद में अंडाशय के पास आएगा, अंडाशय के पास जाएगा, किसके पास है, मादा युग्मक के पास। अब जब ये मादा युग्मक के पास पहुँचेगा तो यहाँ पे होगा इसका निषेचन। क्या होगा बच्चा, यहाँ पे होगा इसका निषेचन। जब ये निषेचन करेगा उसके बाद में निषेचन के कुछ समय के बाद ही यहाँ पे बनेगा बीज, और उसी बीज से बनता है नया पुष्प। और पहली बात तो उस बीज से बनेगा फल, फल के बाद बनेगा कोई नया पुष्प। देखो अब आते हैं अंडाशय भाग को पढ़ते हैं। ये लिखने वाला पार्ट है, देखो ये फिगर बनाने का पार्ट है, ये वाला जो दे रखा हूँ, और आगे का जो पार्ट है वो लिखने का पार्ट है। देखो पुष्प का अंडाशय, फूल के मादा प्रजननांग, जायांग का निचला फूला हुआ भाग होता है। यह वर्तिका और वर्तिका के नीचे स्थित होता है। इसमें बीजांड होते हैं जो निषेचन के बाद बीज बनते हैं। समझना, सारा का सारा प्रक्रिया निषेचन के बाद में ही होगा। अब देखो अंडाशय, यह फूल का वह भाग होता है जिसमें अंडाशय और निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। जायांग समझना क्या होता है, फूल का मादा प्रजनन अंग जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखो वर्तिकाग्र क्या होता है, जायांग का शीर्ष भाग जो पराग को ग्रहण करता है। वर्तिका क्या होता है, जायांग का लंबा पतला भाग जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। बीजांड क्या होता है, अंडाशय के अंदर मौजूद संरचनाएं जो निषेचन के बाद बीज में विकसित होती हैं। अंडाशय फूल का वह भाग है जो फल बनाता है जिसमें बीज होते हैं। अब देखो बीजांड क्या होता है, अभी आएगी बीजांड की संरचना आगे। बीजांड पौधों में पाया जाने वाला एक संरचना है जो बीज बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मादा प्रजनन कोशिकाओं को जन्म देते हैं और निषेचन के बाद बीज में विकसित होते हैं। बीजांड आमतौर पर पौधों के अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान देना, ये बात नोट करने वाली है। बीजांड कहाँ पाया जाएगा, हमेशा बीज। देखो ये हमारा हो गया, सपोज दैट ये अंडाशय हो गया, इस अंडाशय के अंदर ही हमेशा बीजांड पाया जाएगा, ठीक है। बीजांड में एक बाहरी आवरण बीजांडकाय और मादा युग्मकोद्भिद होता है जिसमें अंड कोशिका होती हैं, ठीक है। आप समझना, निषेचन के बाद बीजांड बीज के रूप में होता है जिसमें भ्रूणकोश और बीज आवरण होते हैं। ये सारा का सारा लिखने का पॉइंट है, ये खुद नोट कर लेना तुम लोग। आप समझ लो कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। यही है हमारा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है। अब पहले समझो एक बीजपत्री,
देखो, एक बीज पत्री, समझना ध्यान से, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, इसको बोलते हैं मोनोकोट। ये तुमको हिंदी मीडियम के हो तो ध्यान रख लो कि इसको मोनोकोट बोलते हैं। एक बीज पत्री पौधों को हिंदी में एक बीज पत्री कहते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजों के केवल एक बीजपत्र होता है। एक बीजपत्री के कुछ मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं। देखो ध्यान से, अब इसमें जो लिख रखा है वो तरीका अलग है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री वे बीज होते हैं जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है। समझना, जैसे कि कुछ तुमने बीज देखे होंगे जो बीज से फटते हैं, लेकिन कुछ बीज होते हैं जो बीज से नहीं फटते। सपोज दैट सभी ने चना देखा होगा और सभी ने गेहूँ देखा होगा। अब आप जब चने को भूंज कर खाते हैं तो उसको जैसे ही हाथ पे रगड़ते हैं, उसको रगड़ते हैं तो दो पार्टों में डिवाइड होता है। अगर आप गेहूं को भूंज कर खाएंगे तो गेहूं दो पार्टों में डिवाइड नहीं होगा। यही अंतर होता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री होगा तो दो पार्टों में डिवाइड होगा, और एक बीजपत्री है तो दो पार्टों में डिवाइड नहीं होगा। अब वही सब लिख रखा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इन पौधों में बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है। इनकी पत्तियों में सिराएँ लगभग समांतर चलती हैं, ठीक है। इनके जड़ें रेशेदार होती हैं, मुख्य जड़ विकसित नहीं होती हैं। देखो हाँ, एक अंतर और है। एक अंतर क्या होता है, जैसे कि तुमने सभी ने देखा होगा कि मूंगफली देखी होगी सभी ने, और सभी ने देखा होगा कि गेहूँ। कभी जब गेहूँ को उखाड़ोगे तो गेहूँ में कोई ऐसी जड़ नहीं होती जो सीधे अंदर चले जाए। उसमें उखाड़ के जब देखोगे सब एकदम से मूछें जैसी होती हैं। मतलब अपनी देसी भाषा में कहें तो मूछें जैसी होती हैं, ना कि सीधी कोई जड़ होती है। जैसे कि अब तुम जब चने के पेड़ को उखाड़ोगे तो उसमें एक लंबी जड़ जाती है जो कि ज़मीन के अंदर सीधी जाती है, वाइट कलर की, लेकिन गेहूँ में नहीं जाती है, ठीक है। उखाड़ के देखना। फ़िलहाल ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे तो कोई एग्जांपल है नहीं जो दिखाऊँ आपको। तो फूल के अंग विशिष्ट होती है जो कि अन्य पौधों से अलग होती है। इनके फूलों के अंग आमतौर पर 3 या अधिक गुणक में होते हैं। देखो इसमें देखो शब्द रखा हूँ, गेहूँ, मक्का, चना, घास, प्याज एक बीजपत्री होते हैं। इनके कार्य देख लो, भोजन को अंकुरण और अंकुरण के दौरान भ्रूण को प्रदान करना। अब देखो यहाँ पे जो मैं पॉइंट दे रखा हूँ, बीजपत्र बीज में जमा हुए भोजन को अंकुरण के दौरान भ्रूण को प्रदान करता है। ये एक बीजपत्री का काम नहीं है, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे वो द्विबीजपत्री हो, सभी का काम यही है कि भोजन को प्रदान करना। जस्ट आगे चलते हैं। हो गया हमारा एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में आते हैं, जैसे कि इसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, इसके नाम से स्पष्ट है, ठीक है। और हाँ, उसमें बताए थे जड़ होगी वो मूछें जैसी निकलती है, इसमें जड़ मूसला होती है। देखो इस तरीके से, ये हमारी जैसे ये हो गई, इस तरीके से निकलती है चने में जड़, इस तरीके से। ये हो गई द्विबीजपत्री की जड़, इस तरीके की होती है। और जो एक बीजपत्री होती है उसमें जड़ें पता कैसी होती हैं, अभी दिखाता हूँ मैं। उसमें जड़ें होती हैं इस तरीके की, ध्यान से देखना, इस तरीके की, इस तरीके की, कोई सीधी जड़ नहीं होती है, ठीक है। अभी सभी लोग, गेहूं का सीज़न आने वाला है थोड़े दिनों बाद, सब उखाड़ उखाड़ के देख लेना। मतलब इस तरीके की जड़ें होती हैं उसकी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे आते हैं। जैसे कि इसमें सब दे रखा हूँ कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं दिक्कत है, ठीक है। ये तो सब हो ही गया। अब हमारे 2 पार्ट चैप्टर ख़त्म हुए, जिनका नाम था पुष्पों में लैंगिक जनन और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। सभी को पता ही चल गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट स्लाइड के साथ, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। थैंक यू।